वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज तो बाजार बंद है लेकिन आज के दिन भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, तो देखना ना भूलें। और बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बाइंग लेवल से बताऊंगा, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं महज 27 मिनट्स पहले एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एविएशन मिनिस्ट्री की बात की दोस्तों, तो उन्होंने क्या कर दिया है, जो पैसेंजर कैपेसिटी है उसको 85% तक कर दिया है, जो कि प्री कोविड लेवल के पहले हमें देखने को मिलता था। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और इसका जो इम्पैक्ट है हमें स्पाइस जेट वाले स्टॉक्स में, चाहे वो इंटरग्लोब एविएशन के नाम से जो स्टॉक इंडिगो, उसमें भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मार्केट तो आज बंद है लेकिन जो अपडेट्स हैं इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को बहुत सारे शेयर्स में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है स्पाइस जेट के लिए और इंडिगो के लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही पॉजिटिव आप पकड़ सकते हैं। तो पता है कि जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है, जो कोविड के पहले बहुत डेंट खा चुके थे, अभी धीरे धीरे उसमें रिकवरी आ रही है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 10% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। बात की जाए इंडिगो की या फिर इंटरग्लोब एविएशन की, ये दोस्तों एविएशन सेक्टर की बहुत ही जानी मानी पुरानी कंपनी है। बहुत ऐसे एविएशन के स्टॉक्स हैं जो दम तोड़ दिए हैं और उधर पे हमें कंटिन्यूसली एक लॉस देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल है। ऑल्दो दोस्तों मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन यस स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन मेक श्योर दोस्तों, इस स्टॉक में बहुत ही उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक उतना प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ता है। मार्केट में इससे अच्छे खासे विकल्प मौजूद दिखाई पड़ते हैं। तीन सब स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो बहुत ही सही रहता है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये सब कंपनी में बहुत ही ह्यूज कॉस्ट की आवश्यकता होती है और कभी भी क्रूड ऑयल के प्राइस जब बहुत ही अप हो जाते हैं तो इन सबको बहुत घाटा होता है और इन सब के स्टॉक्स में एक नेगेटिव हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है इस न्यूज़ की वजह से, तो भाई आपको पता होना चाहिए, आपको जो एसएल होना चाहिए 2050 के आसपास, डीप लेना चाहते हैं 1950 के आसपास होना चाहिए। और दोस्तों यही स्टॉप लॉस लेके आप फर्दर चाहें तो 2600 का जो टारगेट है उसको एम कर सकते हैं। अभी की बात की जाए तो सेंटिमेंट काफ़ी चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और जिस हिसाब से हमें एविएशन के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, तो जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है उन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है इस न्यूज़ की वजह से, ऑफकोर्स न्यूज़ आती है तो उधर पे एक मोमेंटम ट्रेड होता है, तो आप चाहें तो 2600 का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेक श्योर डीप लेना है तो 1950 का बिना एसएल लेके काम ना करें, वरना कई प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट वीक होता है, तो इधर पे आप ट्रैप भी हो सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पीएलआई स्कीम का जो इम्पैक्ट है अभी भी खत्म होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी की बात की जाए, डिक्सन, हिंडाल्को, डाइकिन की बात की जाए, उन्होंने क्या कर दिया है, 49 जो कंपनी है उन्होंने पीएलआई स्कीम के लिए जो व्हाइट गुड्स होते हैं, व्हाइट गुड्स क्या होता है, जो एसी हो गए व्हाइट कलर के, आपके घर में बहुत सारे होम अप्लायंसेस होते हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, उन सब में दोस्तों इनका नाम देखने को मिल रहा है। तो डिक्सन दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ग्रैब कर रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहा है। अभी की बात की जाए तो डिक्सन के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? तो सेमीकंडक्टर का इशू वर्ल्ड वाइड में चल रहा है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके लिए आपको 3-4 महीना का वेट भी करना पड़ सकता है। डिक्सन की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रही है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके ऑर्डर बुक्स बहुत बढ़ेंगे, इनके मार्जिन में इंप्रूव होंगे और एक बार जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर का खत्म होता है, तो जी हाँ डिक्सन में एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। डिक्सन की बात की जाए अपने आप में ही आत्मनिर्भर वाला स्टॉक देखने को मिलता है और ये सब कंपनी अगर डूब जाती है तो याद रखिएगा जो भारत का सपना है वो भी खत्म हो जाता है। और डिक्सन की बात की जाए तो गैस इसमें बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है, अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। एफएनओ के न्यूज़ के बाद भी इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिली, लेकिन एक बार जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा, अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, तब दोस्तों आप देखिएगा कैसे सेंटीमेंट चेंज होते हैं। जब स्टॉक गिरता है तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आते हैं। इसके पहले भी IRCTC में भी बहुत नेगेटिव न्यूज़ थे कि ट्रेन नहीं चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक बार सेंटीमेंट चेंज होता है तो वही स्टॉक को लोग महंगे में खरीदते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब सालों साल चलने वाली कंपनी है। इसके पहले भी कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट दिया था, उसके पहले स्टॉक का प्राइस 20,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ये दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है तो टाइमिंग मत करिए, इन सब स्टॉक में टाइम स्पेंड करें और SIP के वे से दोस्तों इन सब स्टॉक को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा डीप करेक्शन का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गिरता भी है तो 4,000 के आसपास आके एक अच्छा ग्रैबिंग लेवल हो सकता है, तब के पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करे। आइडिया, वोडाफोन को आप लोग 5-5 साल होल्ड करते हैं, लेकिन इन सब कंपनी पर आप होल्ड करना चाहते नहीं हैं, तो भाई उन सबको आप सोचते हैं कि मल्टी बैगर बन जाएगा, लेकिन जो प्रूवन मल्टी बैगर है उन सब पे आप गिव अप करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, टाइम दीजिएगा, तो जी हाँ मोमेंटम चेंज होकर एक बार दोस्तों ये अपने लाइक ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, तो उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी और दोस्तों ये स्टॉक जाके 6,000 के बाद रुक सकता है।
बात की जाए कैडिला हेल्थ केयर की, तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है कि बच्चों के जो वैक्सीन है वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में उतना रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आज मैंने कमेंट्स भी देखे थे, तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। अच्छी कंपनी है, इसको अगर आप लिए हुए हैं टॉप लेवल पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डाउनसाइड की बात की जाए, मैंने बताया भी था कि आपको 500 का एसएल लेके फर्दर 650 के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ सप्ताह में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट उन्होंने किया है जो बच्चों में दी जाएगी, तो जी हाँ, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो बहुत ही एग्रेसिवली इस काम को आगे बढ़ा रही है। तो लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बुरी नहीं है, थोड़ा वोलेटाइल है लेकिन न्यूज़ काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इसका भी ब्रेकआउट जल्दी देखने को मिलेगा, और एक बार ब्रेकआउट देगा तो इन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। मैंने कमेंट देखा कि सर एचडीएफसी बैंक को किस भाव पे खरीदें। मैं एक ही बात बोलूँगा कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को आप टाइमिंग करना बंद करें। नेक्स्ट बैंक रैली अगर होती है तो याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट जो है ये 1800 के आसपास है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, अगर भारत के नंबर 1 बैंक पे आपको भरोसा नहीं है तो पता नहीं किस पे होगा। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि हर एक डिप्स इधर पे बाई ऑन डिप्स हो सकता है और स्टार्ट एक्मुलेशन आप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि कभी भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट होता है। इसके पहले भी कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रेकआउट के पहले मैंने आपको बार बार स्टॉक्स टू बाई नाउ में आपको बताया था कि कोटक को उठाइए, और इधर पे मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में बैंक में निवेश करना है तो ये हो गए, आईसीआईसी बैंक हो गए, कोटक हो गए, और पीएसयू की बात की जाए तो एसबीआई में भी बहुत ऐसे ब्रोकर्स को मानना है कि वो टॉप कर सकता है। तो जी हाँ, मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी के 4-5 स्टॉक में गजब का ब्रेकआउट होने वाला है, और बैंक निफ्टी तो चला ही नहीं है, एक बार चलेगा तो इन सभी स्टॉक में काफ़ी तेजी आएगी। तो मेरे हिसाब से आप सीएमपी में बाई कर सकते हैं। कभी गलती से 1550 1530 के आसपास आता है तो उधर पे अच्छा खासा एंट्री का लेवल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इधर पे 10-20-50 रुपये के लिए मत सोचिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको ये निराश नहीं करेगी। बात की जाए, सेम जो कमेंट मैंने देखा एचडीएफसी बैंक में, डीमार्ट में भी वही देखने को मिला था। दोस्तों आपको अच्छे से पता है डीमार्ट के जब नंबर आए थे, मैंने सबसे पहले कवर किया था, आपको एक ही बात बताया था कि जो एनालिस्ट लोग हैं जो इसको नेगेटिव टारगेट्स दे रहे हैं उनको एकदम दूर करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट थे जो इनको बहुत ज़्यादा कम से कम 2000-2500 के आसपास में टारगेट दे रहे थे। बट मैंने बताया था कि इम्पैक्ट देखिए, कोविड का Q1 के लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस खराब हुए, लेकिन Q2 के पहले एक नया हाई लगाएगा। और दोस्तों वो स्टॉक 3200 के आसपास था जब हमने स्ट्रांगली आपको रिकमेंडेशन दी थी। अभी की बात की जाए ये 4200 के आसपास हो चुका है। डीमार्ट की बात की जाए, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, जहाँ पे कोविड की वजह से डेंट आया था, उन सब स्टॉक में तेजी होगी। और इन सब स्टॉक को मैंने आपको 12 बताया, ये हो गए, वरुण बेवरेज हो गए, ग्राउंड पे इनके बिजनेस बहुत ही मजबूत हो। और इन सब स्टॉक का टाइमिंग मत करें। इन सब स्टॉक पर अगर आप सोचेंगे कि भाई महंगा लग रहा है तो महंगा होता चला जाएगा। और इन सब स्टॉक में आपको हमेशा बताता हूँ कि पिरामिड टेक्निक यूज़ करिए। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, कम से कम 2 से तो स्टार्ट करिए, अपने पैसे रिमेनिंग रखिए। वरना आप सोचते हैं कि नहीं मुझे 10 का 10 स्टॉक एक ही लेवल पर खरीदना है और कभी आता नहीं है, और उसके बाद स्टॉक महंगा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपको निवेश करना है तो एसआईपी के वे में करिए, बिकॉज स्टॉक कितना भाग सकता है किसी को पता नहीं। हो सकता है कि स्टॉक 5000 का लेवल को भी क्रॉस कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी की वजह से करिए, बिकॉज एसआईपी का कभी कोई सही टाइम नहीं होता। जब आपका आँख खुलता है उधर पे ही एसआईपी कंटिन्यू हो जाता है। बात की जाए मर्जर को लेके, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है आरवीएनएल को लेके, मैं उसको जल्दी ही कवर करूंगा। लेकिन मैंने कमेंट में देखा कि सर आईआरएफसी क्यों नहीं भाग रहा है, और इतना बुल फेज में भी आईआरएफसी की कंडीशन इतना खराब क्यों है। मैंने आपको बहुत बताया है कि आईआरएफसी एक अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन प्राइस काफ़ी छोटा होने की वजह से ये कब भागेगी किसी को पता नहीं होता है। और इनके जो नंबर्स हैं अपने आप में ही प्रॉमिसिंग थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर होगा। जो रेलवे में एक्सपेंशन की उम्मीद थी वो कोविड ने पूरा डेंट किया। लेकिन याद रखिएगा, इंडियन रेलवेज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और एक ही कंपनी है जो इंडियन को रेलवे को फाइनेंस करती है, तो ये है आरएफसी। याद रखिएगा, एक डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है। तो ये अपना एलोकेशन थोड़ा छोटा रखिएगा, लेकिन लिए हुए हैं लॉस है मत बेचिएगा। जब इतने आपने वेट किया है 6 महीने 8 महीने, तो कम से कम Q2 के नंबर देख लीजिए। अगर आप प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप चाहें तो कुछ लॉस को या फिर लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस को थोड़ा बुक करके बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए तो वहाँ स्विच कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा Q2 के नंबर्स देख लीजिए, सेटिस्फाई नहीं होगी कम, तब आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं। एप्पल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा कि अभी भी ये स्टेज 3 में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो लास्ट वीक में जो रिव्यू हुआ था उस हिसाब से इसको स्टेज 2 में आ जाना चाहिए था, बट मुझे लगता नहीं है कि अभी ये स्टेज 2 में आ रहा है। तो हो सकता है कि एक वीकली रिव्यू और भी डन हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है दोस्तों कि कल तक कोई अपडेट आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, फिर मंडे तक कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मंडे तक भी अगर एसएम के स्टेज 2 में नहीं आता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक
यानी कि चांसेस हों, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बॉटम से रिकवरी कर चुकी है। देखना बनता है कि इधर पे एक्सचेंजेस का क्या मूड है। तो अभी तक कोई कंक्लूजन मत निकालिए, लेट्स सी कि कल भी संडे है, उसके बाद वाले दिन अगर ये एसएम इशू में नहीं आता है तो मुझे लगता है एक और भी दोस्तों वीकली रिव्यू हो सकता है, उसके बाद ये आएगा। लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें, कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कंपनी स्पीड अनाउंस करने वाली है नेक्स्ट मंथ में, तो उसका भी इंजॉयमेंट लें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है और जैसे ही कोई अपडेट आता है एसएम स्टेज 2 को लेके मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। भारत एयरटेल की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। एयरटेल की बात की जाए तो जिस हिसाब से हमें रफ्तार में देखने को मिल रहा है, ये रफ्तार कभी हमें ऐसे देखने को नहीं मिली थी और आज के मतलब लास्ट डे के भाव की बात की जाए हमें वही 1.5% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। याद रखिए, कोई भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है और एक पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से होता है कि चलो भाई अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो 4 ईयर का मोटोरियम प्लान इनके लिए वोडाफोन आइडिया के लिए दे दिया गया है, जिसका बेनिफिशियरी सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया हो सकता है, लेकिन एयरटेल को भी इसका भरपूर फ़ायदा मिल सकता है। तो जी हाँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं जो देखता हूँ उन लोग को फॉलो करता हूँ, उनका एक ही मानना है कि भाई ये एयरटेल आने वाले 2 सालों में 2 गुना भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे पोटेंशियल तो है, लेकिन आपको निवेश करना है तो डीप स्टॉप लॉस लेके 650 का आपसे तो निवेश कर सकते हैं। चार्ट की बात की जाए तो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, इन सब स्टॉक में स्विंग ट्रेड होती है, लेकिन इस स्टॉक ने दोस्तों 10 साल का जो लेवल था उसको तोड़ दिया है और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें जर्नी देखने को मिल रही है। तो इधर पे आपको अगर निवेश करना है तो अपने नर्व को कंट्रोल करिए और चाहें तो 650 के असर लेके फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से इस रैली का एंजॉयमेंट लें। बात की जाए बाला माइंस या फिर बालाजी माइंस, अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। वैल्यूएशंस के वजह से अगर आप देखें तो एल्की लिमिन से थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी में शानदार हमें रैली देखने को मिली है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एएसएम के स्टेज लिस्ट में जाने के बावजूद भी इसमें कंटिन्यूसली हमें तेजी देखने को मिली। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अपसाइड की बात की जाए तो कितना स्टॉक भाग सकता है ये किसी को पता नहीं, बट मुझे लगता है कि इस टाइम में एल्की लिमिन्स पे जाना बहुत पसंद है। मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो बना के बताया था कि 74% का जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है, अगर वो 1-2% स्टेक कम भी कर लेते तो मैक्सिमम जो स्टेक होता है तो ही प्रोमोटर के पास होगा। तो इस फेयर का दोस्तों फ़ायदा उठाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक को चेज़ ना करते हुए जहाँ वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहाँ पे जाइए। बालाजी माइंस नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी, लिए हुए हम तो आराम से कंटिन्यू कर, लेकिन इस प्राइस में मैं बोलूँगा कि अल्के लेमन्स में वैल्यू दिखाई पड़ रही है और जिस लेवल पे अल्के लेमन्स अगर आता है 3650 के आसपास तो मुझे लगता है कि मस्ट बाई वाला स्टॉक है। ये भी अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे अभी लगता है कि स्टॉक को चेज़ ना करके जो वैल्यू बाइंग जोन पे है उधर पे निवेश करना सही होगा। और जो लोग थोड़ा सा फियर कर रहे हैं 74% स्टेक को देख के, मेक श्योर दोस्तों अभी भी बहुत सारा जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है और उन्होंने बहुत बड़ा स्टेक ऑफलोड नहीं किया है। स्टेक ऑफलोड करते भी हैं तो एफआईएस और डीएस पोजीशन बनाएंगे, तो उधर पे पैनिक नहीं करिएगा और इस गिरावट का फ़ायदा लीजिए। आने वाले 6 महीना में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं आप। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो जी हाँ सो मैंने इसको कवर भी किया था लास्ट 2 दिन से, मैंने 2 दिन से कवर भी किया था और मैंने बताया भी था कि इस लोअर सर्किट से आपको पैनिक नहीं हो जाना है। कोई भी स्टॉक जब बुल फेस में होता है तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है, आपको लगता है कि स्टॉक भागता ही चला जाएगा, लेकिन जैसे ही एक बार सर्किट लगना स्टार्ट होता है स्टॉक में बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है। बहुत लोग वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न करते हैं, तो जैसे इनके वैल्यूएशंस महंगे हैं, इसको मैं एक बार भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम है। Q2 के नंबर्स फ्लैट आने वाले हैं या फिर ख़राब आने वाले हैं, कमेंट्री पहले से ही साफ है, बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि इनके Q4 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग आएंगे। तो लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मार्केट उतना आसान नहीं होता है, आपको सर्किट से डराया जाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि 500 के बाद आप चेस नहीं करिएगा। तो मुझे लगता है कि फिबोनाची पैटर्न से ये 500 के आसपास 480 के आसपास आने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री हो सकती है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करिएगा, एक साइडवेज में जाने दीजिए, ट्रेडिंग होने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो कॉल ले सकते हैं। ये भी होगा मंडे का कंडीशन मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन लिए हुए हैं तो मैं बोलूँगा कि अच्छी कंपनी आप होल्ड करते हैं कंटिन्यू करें, बिकॉज एक नेगेटिव न्यूज़ से सर्किट की वजह से आप लॉस में बुक ना करें। बिकॉज येस, अगर आप बहुत प्रॉफिट में है तो अपना टेक ले सकते हैं, बट लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए आप उसको लंबा होल्ड करेंगे तो जी हाँ दोस्तों ये कंपनी अच्छा करेगी। एल्डाइट्स में इस कंपनी का अच्छा खासा मार्केट कैप्चर है और चाइना से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का इंपोजमेंट आ रहा है ये इनके लिए फेवरेबल है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है हमें Q3 में और Q4 में देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खासी कमेंट्री है, पॉजिटिव कमेंट्री है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लेते हैं स्टॉक को तो आपको शॉर्ट टर्म का जो पेन है वो झेलना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका गेन ज़रूर मिलेगा। तो गाइस यही छोटी सी कमेंट्री थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।